वेलकम टू अनदर वीडियो। ये है जुत्सु काइसेन के सीजन 2 का एपिसोड 2 का रिव्यू। तो चलिए जानते हैं कि क्या हुआ जुत्सु काइसेन के सीजन 2 का एपिसोड 2 में। तो इसकी शुरुआत हम देख पाते हैं, एक बंदा फंसा हुआ है सुगुरु के जुत्सु में, जो सुगुरु से पंगा लेने के लिए उससे माफी मांग रहा है और कह रहा है कि सब कुछ छोड़कर किसान बन जाएगा, जिसको सुगुरु इग्नोर कर रहा होता है। जिस एरोगेंस को देखते हुए कहता है इतना करने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ है बेयर जो तुम सबको हरा देगा। लेकिन उसको पहले हरा दिया है सातोरु ने। तो इस तरह से बायर के हारने के बाद ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों खत्म हो गई। अब वैसे हम आगे देख पाते हैं मेगुमी के डैड को, जो बैठ के सट्टा लगा रहे हैं नाव की रेस में, जिसमें वो हर बार शायद हार जाते हैं, पर आज वो अपना लक आजमाने आए हैं। पर लास्ट टाइम इन्हें वो मिशन असाइन हुआ था जिसमें उस लड़की को इन्हें मारना था, पर उसके साथ है गोजू क्लैन का बच्चा, यानी कि सातेरु गोजू, जो काफी खतरनाक हो सकता है। तो डायरेक्ट उससे लड़ने से पहले इन्हें कुछ और लोगों को उनकी तरफ भेजना पड़ेगा ताकि काम आसान हो सके। और हाँ, इनका लक सच में खराब है जिस वजह से रेस हार जाते हैं। वैसे इनका ये एम्प्लॉयर या फिर जो भी काम दे रहा है इनको, वो पूछता है मेगुमी के बारे में, जो उसका बेटा है, पर मेगुमी के डैड को उसके बारे में पता ही नहीं, या वो छुपा रहे हैं उसकी आइडेंटिटी ताकि वो सेफ रहे। खैर जो भी हो, हमें आगे पता चल ही जाएगा। तो आगे सेफली उस लड़की को बचा लेते हैं जो बेहोश होती है, जिसको ये दोबारा होश में लाने का तरीका सोच रहे होते हैं। लेकिन उससे पहले खुद होश में आकर सातोरु को उसको अपने गोद में लिए देखकर उसके गोद से उतर के उसको थप्पड़ मार देती है, जहाँ उसको लगता है कि ये लोग उसको मारने आए हैं, पर वो उसको बचाने आए हैं, जो नहीं मान रही होती है, और उसको वो सबक सिखाते हैं अपने स्टाइल में। पर तभी यहाँ आती है क्रोई, जो बताती है इसको कि ये लोग हमारे साथ हैं। तो आगे सतारू पूछता है इस लड़की से उसके एसिमिलेशन को लेकर चिंता के बारे में, जहाँ वो मिलने वाले तेनगेन सामा के साथ। पर वो बिल्कुल दुखी नहीं है, क्योंकि अब वो बन जाएगी तेनगेन सामा, और तेनगेन सामा भी वही बन जाएंगे। मतलब वो भी तेनगेन सामा होगी और तेनगेन सामा भी वही होगी। मतलब तेनगेन सामा अगर इसके शरीर का इस्तेमाल करेंगे तो ये भी तेनगेन सामा खुद बन चुकी होगी। पर इसकी इस बात में इन दोनों को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता, जहाँ दोनों बात कर रहे होते हैं सतारू के फोन में लगे नए वॉलपेपर की, और वो दोनों कहते हैं कि तुम ऐसी बात इसलिए कर रहे हो क्योंकि शायद तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। पर वो सामान्य तौर पर भी स्कूल में ऐसी ही बात करती है, जहाँ स्कूल से उसे याद आती है स्कूल की, जहाँ उसे जाने भले टाइम काफ़ी ज़्यादा क्यों ना हो गया हो, मतलब दोपहर हो चुकी है, जो स्कूल जाने का बिल्कुल समय नहीं है। और वैसे तेनगेन सामा भी यही चाहते हैं कि रिको की सारी विश पूरी की जाए, क्योंकि शायद उसका आखिरी दिन होगा, जो समझाता है सुगुरु की ये इसका आखिरी दिन है, और शायद आज के इस दिन के बाद से ये दोबारा किसी से मिल भी नहीं पाएगी। तो शायद इसको ये दिन पूरा खुल के जीना चाहिए ताकि अपने दोस्तों को और अपने परिवार को दोबारा देख सके। जहाँ उसकी मेड कहती है कि उसका कोई परिवार नहीं था, क्योंकि जब वो छोटी थी उसके माँ बाप एक एक्सीडेंट में मारे गए, जिसके बाद इसने उनका ख्याल रखा, मतलब ये उसका परिवार है। जैसा कहता है सुगुरु, मतलब ये इतना बुरा बंदा भी नहीं था, तो क्यों बनाए विलन जो शायद हमें सीरीज में जान पाएंगे। मतलब क्योंकि अब तक तो ये काफी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है और अच्छाई की ही बातें कर रहा है, पर जिसे चिंता होती है रिको की, और सतारू और उसकी मेड को लेकर पहुंचता उसकी तरफ। अब जहाँ रिको को मारने का मिशन किसी और को भी मिला है जो चिल कर रहा है, पर साथ ही कोई और बंदा भी जो अपना काम कर रहा है, जो पोस्ट कर रहा है शायद ऐड, ताकि उसकी डेथ या फिर उसको पकड़ना एग्जीक्यूट हो सके। तो जिसकी डिटेल पोस्ट हो चुकी है ऑनलाइन, और साथ में सतारू, सुगुरु और मेई बढ़ रहे हैं उसकी तरफ, जो अपनी म्यूजिक क्लास में गई होगी, जिसकी म्यूजिक क्लास उनके टीचर के हिसाब से चेंज होती रहती है। मतलब वो क्लास कभी भी कहीं भी लग सकती है, जिसको उन्हें ढूंढना है और बचाना है उस लड़की को, जहाँ पे ये लोग अलग अलग हिस्से में बढ़ जाते हैं। तो अगर हम बात करें फुशिगिरो की, तो वो बात कर रहा है उस ऐड की जो कि लगाई गई थी उस लड़की को मारने के लिए डार्क साइड पे, जिसके वजह से बहुत सारे लोग उस तरफ बढ़ भी रहे हैं। और कहा जा रहा है कि इसको हायर करने से बढ़िया होता कि उनको ही हायर कर लिया गया होता, और इसको 30 मिलियन जो मिलने वाले हैं वो भी कम होकर मिल सकते हैं, या फिर इसके हाथ से पूरी तरह से जा सकते हैं अगर उन किराए के गुंडों ने उस लड़की को मार दिया तो। पर अकॉर्डिंग टू हिम उनके साथ है गोजू क्लैन का बच्चा, जिसके पास है द 6 आइज एंड द लिमिटलेस टेक्निक, जो कुछ 100 सालों के बाद ही किसी को मिलती है। और ये गोजू सतारू को मिला है, जिन दोनों टेक्निक की वजह से कोई इसके सामने टिक नहीं पाएगा। तो ये फ्रीलांसर गुंडे कुछ नहीं कर पाएंगे उस लड़की का। पर अगर गोजू वहां पर है और उसके अगेंस्ट कोई जीत नहीं सकता, तो क्या ये जीत पाएगा। तो उस बात को काटते हुए आगे कहता है कि तुम्हें ये बाउंटी, मतलब ये शिकार का इनाम या फिर फ्रीलांसर गुंडों को हायर करने वाले प्रोसेस को 47 घंटे तक और चलने दो, जिस सब के दौरान गोजू सतारू भी काफ़ी थक चुका होगा और उसके साथ वाले बाकी सोर्सर भी हार चुके होंगे। तो इसके इस टाइम लिमिट लगाने से फ़ायदा ये होगा कि उनके पास समय कम होगा, रोज और तेज़ी से काम करेंगे, और साथ ही उनके काम के लिए उन्हें कोई पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। तो बेसिकली वो फ्री में काम कर रहे हैं। और साथ ही रीज़न कुछ और भी जो उसके दिमाग में होता है, जो शेयर नहीं करता। पर शायद ये बोर्ड रेस इस बार जीतने वाला होता है, और मे भी इसका लक बदलने वाला है। पर यह भी शायद होता है क्योंकि एंड मौके में इसके दाव वाली बोर्ड जो जीतने वाली होती है वो एक मार्जिन से हार जाती है, और ये अपने एम्प्लॉयर की कॉल भी काट देता है सिग्नल ड्रॉप बताकर, मतलब है हेलो, आवाज़ नहीं आ रही, बाद में करता हूँ। पर इस सब के अलावा सुगुरु भाप पाया किसी कर्ज यूज़र को, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ रहा होता है, जहाँ अगर वो स्टार लीजन ग्रुप ने भेजा होगा तो वो खतरनाक हो सकते हैं। पर तभी सामने आते हैं अंकल, जो उसको देखते ही अपने जो सोर्सर से बनाते हैं कुछ शिकिगामी, जिसके अगेंस्ट सुगुरु बिना किसी कैटलिस्ट के निकालता शिकागामी, जो शिकागामी नहीं होते, और वो होते हैं
कर्ज मैनिपुलेशन जिस बारे में वो जानते हैं और अंदाज़ा लगाते हैं कि ये एक शिकिगामी यूज़र है, मतलब क्लोज कॉम्बैट में काफ़ी कमज़ोर होगा, तो बस जहाँ इन्हें एक ऐसा मौका चाहिए जब इसे करीब पहुंचकर उसको हरा सके। पर उनके ऐसा कर सकने से पहले एक बड़े से कर्ज को छोड़ता है उनके ऊपर सुगुरु, वो भी काफ़ी कंट्रोल तरीके से। मतलब इससे आसपास की खिड़कियाँ टूट सकती थी लेकिन टूटती नहीं है, बस टच हो जाती है। पर यही तो वो अंकल चाहते थे। जहाँ वो खिड़की तोड़कर आते हैं सामने और सुगुरु को एक चाकू हाथ में लिए मारने की तैयारी करते हैं, लेकिन उस समय उन्हें दिखाई देता उनका एक पालतू कुत्ता जो आज से 50 साल पहले मारा गया था, जहाँ वो अकेले थे। और उन्हें कर्ज दिखाई देता जिसकी वजह से उनका परिवार उनको अजीब समझा करता और उनके छोटे भाई को ज़्यादा प्यार करता। पर सिर्फ यही कुत्ता था जो उनको चाहता था, बिना डर के, बिना चिंता के, जिसको कहते हैं तुम दोबारा मुझे मिले पूरे 50 साल के बाद। जहाँ ये पल होता है उनकी आंखों के सामने उनकी लाइफ का फ्लैशबैक, क्योंकि इस समय पिट रहे होते काफ़ी बुरी तरह से सुगुरु से, जहाँ उसने इनको काफ़ी अच्छी तरह से काउंटर कर दिया। तो सुगुरु ने बड़ा सा कर्ज जानबूझ के फेंका था ताकि वो ये गलती करे जो उनको मौका लग रहा था। और शायद अंकल मारे गए इससे पहले क्यों बता पाते कि वो क्यों के लिए काम करते हैं या स्टार रिलीजियस ग्रुप के लिए। तो वैसे आगे सतारू या फिर गोजू ढूंढते ढूंढते पहुंचता है रिको के पास, जिसको देख के बाकी लड़कियों को लगता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। और सभी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस्ड होते हैं गोजू की पर्सनैलिटी को देखकर और उसकी लंबी हाइट को देखकर, उसकी नीली आंखें और लंबे लंबे पलकों को देखकर। मतलब हम आस्था जैसे हाइट वाले लोग क्या करें। बट एनीवेज सब उससे काफ़ी हद तक इंप्रेस्ड होते हैं और उनकी टीचर उसको अपना नंबर देके जाती है। मतलब गोजू ने आते ही टीचर फंसा ली। पर इन सब बसड़ के बीच में से रिको को उठा के ले जाते हैं वहाँ से गोजू और उसको लिटरली उठा लेता ताकि उसे भागने की मेहनत ना करनी पड़े। जिनको ऑब्जर्व कर रहा होता है एक भाड़े का किलर, पर जिसको नोटिस कर लेती है मई और उसे लड़ना शुरू कर देती है। जहाँ वो काफ़ी कमाल की होती है क्योंकि वो उसके सेंटर ग्रेविटी को हिलाकर नीचे गिरा देती है उसको, पर उसके बाद उस पर इस्तेमाल करता है अपने कर्ज मैनिपुलेशन टेक्निक का सुगुरु। वैसे रिको का है, रिको को लेकर निकला है वहाँ पर सतारू। तो हाँ, रिको के सर पे लगा हुआ है 30 मिलियन का इनाम, जिंदा या मुर्दा किसी भी हालत में चलेगी, जिसकी ये बाउंटी पोस्ट की गई है अंडरग्राउंड कर्ज यूजर्स के लिए। पर क्योंकि जोत्सु सोर्सर की कमी है तो गोजू चाहता है कि इनके साथ मिल जाए, लेकिन ये नहीं मिलना चाहता। जहाँ पर उन पे इस्तेमाल करता है वो अपने जुजुत्सु का, जिससे उसके दो क्लोन आपस में चिपक जाते हैं उसकी तरफ बढ़कर। तो ये जो भी है ये शिकिगामी नहीं है, ये क्लोन्स है, जहाँ हर एक बंदा इसमें से रियल है। जहाँ दो और क्लोन वार करने जाता है सतारू के ऊपर, लेकिन जिसको रोक देती है उसके आसपास बनी शील्ड जिसे कहा जाता है इन्फिनिटी, जिससे गोजू ने इन दोनों क्लोन्स को भी हरा दिया है। और साथ ही वो इसकी टेक्निक के पार भी देख पाता है जो है क्लोनिंग टेक्निक, जहाँ सारे क्लोन रियल होते हैं। अगर मेन बॉडी पर चोट लगेगी तो जो दूसरा क्लोन सेफ होगा वो बन जाएगी उसकी मेन बॉडी। और साथ ही एक क्लोन बनने के बाद दोबारा काफ़ी समय तक दूसरा क्लोन नहीं बना पाता। तो अगर हम बात करें गोजू की टेक्निक की तो वो है इन्फिनिटी, मतलब कोई भी चीज़ उस तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगी या फिर काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा उस तक पहुंचने में। जिस वजह से ऐसा मान सकते हैं कि कोई चीज़ तक पहुंच ही नहीं पाएगी जहां वो किसी भी चीज़ से इन्फिनाइट दूरी तक हो सकता है। और जब वो अपने लिमिटलेस टेक्निक को एम्पलीफाई करता है तो उसको मिलता है नेगेटिव नेचुरल नंबर, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ उस तक खींची चली आती है। जहाँ उसे सिर्फ एक इमेजिनरी एप्पल बनाना है जिसकी तरफ कोई भी चीज़ उसके आसपास की खींची चली आएगी। पर ये इतने काम की भी नहीं है क्योंकि ये काफ़ी बड़े पैमाने तक इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, और अगर कर भी लिया तो उतने बड़े पैमाने तक चीज़ों को संभालना इसके लिए मुश्किल हो जाएगा। जहाँ इसके सामने वाला ये बंदा कुछ पत्थर फेंक कर जो उस तक पहुँचते नहीं है वहाँ से भाग जाता है, लेकिन गोजू अपनी इस टेक्निक का इस्तेमाल करके सामने वाली बिल्डिंग में छेद करके सब कुछ इन्फिनिटी में ले जाता है, जहाँ चीज़ें नीचे गिरती ही नहीं और वो बंदा भी लटक जाता है इसके कर्ज के अंदर। जहाँ उसकी अगली टेक्निक होगी डाइवर्जेंस ऑफ इन्फिनिटी, जो है उसकी रिवर्स कर्ज टेक्निक, जिसके लिए इस्तेमाल करता है रैट का। लेकिन ये शक्ति पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाई, जिस वजह से उसका पूरा इस्तेमाल वो नहीं कर पाता। तो वो शक्ति फेल हो चुकी है, लेकिन गोजू नहीं, जहाँ पे अपने मुक्के से उसको हरा देता है वो, तो उसके साथ ही आसपास की सारी उड़ती चीज़ें नीचे गिर जाती है। और गोजू को लगा था कि उस समय वो कामयाब हो चुका है उस टेक्निक का इस्तेमाल करने में, लेकिन वो नहीं हो पाया। अब आगे एक मैसेज आता है उस लड़की के पास जिसमें देखा जाता है कि कुरोई को किसी ने किडनैप कर लिया है। तो क्या होगा आगे? जेंस के प्रीव्यू में समझ तो आ रहा है कि यहाँ आएंगे मेगुमी के डैड भी, लेकिन क्या होगा आगे? किसने किया है किडनैप कुरोई को? जानने के लिए वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट का। और क्या उसके डैड होंगे या फिर कोई और? अपने विचार में नीचे कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।